एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो गाइस, इस चैप्टर में ना हम एक दादी माँ की कहानी पढ़ने वाले हैं। और किसकी दादी माँ की कहानी पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हमारे राइटर जो खुशवंत सिंह जी है, उनकी दादी की कहानी। तो उन्होंने इस चैप्टर में हमें बताया है कि कैसे उनका बचपन उनकी दादी के साथ बीता था एंड कैसे वो अपनी दादी के साथ रहा करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो वो बताते हैं कि मेरी जो दादी माँ थी ना, बाकी सभी लोगों की दादी माँ की तरह बिल्कुल बूढ़ी सी थी। ठीक है, 20 साल 30 साल जितने समय मैंने उन्हें देखा, ठीक है, वो हमेशा मुझे बूढ़ी ही लगती थी। और ये सोचना कि कभी वो जवान थी, छोटी बच्ची थी, मेरे को यकीन ही नहीं होता था। उनके आसपास के लोग उन्हें बताया करते थे कि तो आपको पता है कि आपकी दादी माँ तो जवानी में बहुत सुंदर थी। जैसे अगर तुम अपनी दादी नानी को देखते हो, यू हैव सीन देम ओल्ड, बट वो भी तो कभी सुंदर थी, बहुत यंग सी, स्टाइलिश सी। तो वही चीज उनके साथ होती थी। कह रहे लोग मुझे कहते थे तुम्हारी दादी तो जवानी में बहुत सुंदर थी, उनकी शादी हुई थी। कह रहे मुझे सब बातों पर यकीन ही नहीं होता था कि कभी मेरी दादी सुंदर जवान, नहीं नहीं, ये तो बूढ़ी सी ऐसी ही थी। डन, ऐसा उन्हें लगता था। अब दादी की बात होगी तो अब बात करते हैं उनके दादाजी की। तो दादाजी जो थे उनके, वो अब नहीं रहे थे। दादाजी की जो फोटो थी उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? उनके दादाजी की जो फोटो है, उनके घर का एक ड्राइंग रूम था, वहां पे फायर प्लेस के ऊपर फोटो लगी हुई थी। अब कह रहे मेरे दादाजी भी बहुत बूढ़े से थे। वो कैसे थे? वो सफेद कुर्ता पजामे में उनकी फोटो थी, उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी और बहुत लंबी सी उनकी दाढ़ी थी। कह रहे मुझे दादाजी को भी देख के अब ये लग रहा था कि ये भी कभी जवान नहीं रहे होंगे। मतलब इतने बूढ़े लग रहे थे कि ये इंसान ऐसे, इनके पोता पोती ही होंगे, बहुत सारे पोता पोती होंगे। सो उनको बचपन में ऐसा लगता था कि मेरे दादा और दादी, दादा तो अब नहीं थे, दादी तो थी, ये हमेशा से बूढ़े ही रहे हैं। छोटे बच्चों की थिंकिंग ऐसी होती है, प्यारी सी। कह रहे इनफैक्ट जब मेरी दादी मुझे बताती थी कि बचपन में वो गेम्स खेलती थी, यानी कि जब वो छोटी बच्ची थी वो अलग अलग टाइप्स के गेम खेलती थी, तो मुझे उस पर भी यकीन नहीं होता था। मुझे लगता था जैसे ये मुझे रोज कहानियां सुनाती है ना, ये भी उनकी एक कहानी में से एक ही है। सो ऐसा था उनका बॉन्डिंग अपनी दादी जी के साथ, और ये वो सोचते थे अपनी दादी के बारे में। अब उनकी दादी जो है वो कहते हैं, हाँ मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत सुंदर यंग प्रिटी, मैं उनको सोच नहीं सकता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली में सुंदर नहीं थी। दादी माँ बहुत प्यारी सी थी। जैसी मैंने ये फोटो लगाई ना, बिल्कुल वैसी ही क्यूट सी खुशवंत सिंह जी की दादी थी। एग्जाम में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने को आता है दादी माँ का, तो यहाँ पे नोट्स बने हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे, तो तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो कैसी दिखती थी खुशवंत सिंह जी की दादी माँ? छोटी सी हाइट की थी, बहुत प्यारी सी थी, और जो फेस था ना, फेस में बहुत सारे रिंकल आ चुके थे क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। ठीक है, और कह रहे थोड़ा सा ना झुक के चलती थी मेरी दादी, और एक समय हमेशा अपने कमर पे हाथ रखती थी, दर्द होता है ना बूढ़े लोगों को, और एक हाथ में उनकी माला होती थी, और वो हमेशा भगवान का नाम चैंट करती रहती थी। सफेद रंग के उनके बाल थे, वो इधर उधर बिखरे रहते थे, और वो पूरे घर में घूम घूम कर कभी कुछ काम करती थी, कभी कुछ काम करती थी, तो कभी कुछ काम करती थी। ऑल्दो आप उन्हें देखकर ये नहीं कहोगे कि वो बहुत ब्यूटीफुल है या बहुत जवान, ऐसी तो वो नहीं दिख रही थी, बट कह रहे मेरी दादी को देखकर ऐसी शांति लगती थी जैसे कि कोई बर्फ से ढका पहाड़ होता है ना, ऐसी शांति उन्हें देखकर मिलती थी, और मुझे वो तब भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती थी। तो सुंदर खाली ये नहीं कि आप मेकअप कर लो, लिपस्टिक लगा लो एंड यू आर लुकिंग सुंदर इन दैट ओनली, ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी ऑल्सो। तो कह रहे ऐसी लगती थी मेरी दादी। तो ये उन्होंने हमें अपनी दादी का डिस्क्रिप्शन दे दिया, कैसी लगती थी वो? एक बर्फ से ढके पहाड़ की तरह, प्यारी सी, सुंदर सी और पीसफुल सी। ठीक है, अब खुशवंत सिंह जी अपनी दादी माँ के साथ गांव में अकेले रहा करते थे। क्यों रहा करते थे गांव में अकेले? इनके मम्मी पापा कहाँ थे? तो इनके मम्मी पापा गए हुए थे शहर के अंदर ना, सेटल करने के लिए अपना बिजनेस। तो दादी और पोता घर में अकेले रहते थे, गांव वाले घर में। कह रहे अब गांव वाले घर में दादी ही मेरा पालन पोषण करती थी। मुझे रोज सुबह उठाना, ठीक है, फिर मुझे नहाई नहाई करवाना और नहलाते हुए मेरे को, उसके बाद मुझे कपड़े पहनाना, और ये सब करते समय मेरी दादी ना हर समय क्या करती थी? प्रेयर करती रहती थी। कभी भजन गा रही है, कभी कोई आरती गा रही है, कभी किसी टाइप का कोई मतलब भगवान का नाम ले रही है। और कह रहे वो इसलिए करती थी मेरी दादी ऐसे मुझे तैयार करते हुए, वो सोचती थी कि मैं इन्हें लर्न कर लूंगा, मैं भी जो है अच्छे से इन सारी भजनों को लर्न कर लूंगा। बट वो कह रहे मैं लर्न नहीं करता था, मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, तो मैं बहुत ध्यान से सभी चीज़ों को सुनता था। तो कह रहे हमारा मॉर्निंग रूटीन ऐसा ही होता था। तो ये उनका चाइल्डहुड है गाँव वाला। तो कह रहे मॉर्निंग रूटीन सिंपल सा होता था हमारा। सुबह में उठता था, दादी मुझे तैयार करती थी, नहलाती थी, और फिर दादी मेरे स्कूल का बैग रेडी करती थी। अब इनके स्कूल के बैग में क्या क्या रखा जाता था, ये एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा, तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिख दो। कह रहे एक हमारा ब्लैक से कलर की स्लेट होती थी, उसके ऊपर वो येलो चौक का प्लास्टर कर देती थी, प्लास्टर टाइप का, जिससे कि उसके ऊपर आगे आप लिख पाओ। मेरा इंक पॉट रखती थी, मेरा रेड पेन रखती थी, उसे एक कपड़े में बांध देती थी, और हम स्कूल के लिए निकलने के लिए तैयार होते थे। ब्रेकफास्ट भी हम लोग साथ में ही करते थे। ब्रेकफास्ट में ये लोग क्या खाते थे, दादी और पोता? एक दिन पहले बची हुई जो रोटियां होती है ना, फुलके चपाती, वो कह रहे हम खाया करते थे। उसमें थोड़ा सा बटर लगाया, थोड़ा सा घी लगाया, मतलब वही बटर हो गया, शुगर लगाया, थोड़ा सा नमक लगाया, वो हम सुबह खा के निकल देते थे स्कूल की तरफ। एंड थोड़े से हम अपने पास रख भी लेते थे, क्योंकि स्कूल के रास्ते में वापसी पे डॉग्स आते थे, हम डॉग्स को खिलाया करते थे रोटियां। अब दादी क्यों जाती थी उनके साथ में स्कूल? बात ये हुई, खाली छोड़ने नहीं जाती थी दादी स्कूल। खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि मेरी दादी भी मेरे साथ स्कूल के विलेज में जाती थी, ठीक है, विलेज वाले स्कूल में जाती थी और वहीं रहती थी। वाई? ऐसा क्यों था? क्योंकि जो उनका स्कूल का विलेज था वाला स्कूल था ना, वो एक टेम्पल के अंदर था, और जो टेम्पल के पुजारी पंडित होते हैं ना, वही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दोनों काम इकट्ठे ही हो जाते थे। दादी को भी मंदिर जाना होता था, तो वो खुशवंत सिंह जी के साथ मंदिर जाती थी। वो अंदर मंदिर में बैठ के जो है स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी,
ठीक है। और वो बच्चे सारे बाहर बैठ जाते थे, खुशवंत सिंह और उनके फ्रेंड्स, और वहाँ पे पुजारी उनको अल्फाबेट्स एंड ऑल दैट सारी के सारा अपना पढ़ाया करते थे। तो कह रहे ऐसा ही होता था, मेरा पूरा दिन ही दादी के साथ बीतता था, स्कूल भी दादी के साथ, सुबह भी दादी के साथ, शाम भी दादी के साथ। फिर कह रहे जब मेरी स्कूल की छुट्टी होती थी तो हम दोनों वापसी भी घर इकट्ठे आते थे, और उस टाइम विलेज के सारे डॉग्स जो है उनका पीछा करते थे और वो उनको रोटियां तोड़ तोड़ के खिलाते थे। कई लड़ते थे, कई झगड़ते थे, और आराम से उनका ऐसे पूरा डेली रूटीन रहता था विलेज वाला। कितना प्यारा सा सीन है। चलिए अब चलते हैं अगले सीन पे। अब वो कह रहे हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। अब ये कमेंट सेक्शन में लिख दो क्या था टर्निंग पॉइंट। अब उनको एक दिन उनके मम्मी पापा फोन करते हैं, या कैसे भी सोच लो, बहुत पुराने जमाने की बात है ये, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी, झूठी स्टोरी नहीं है ये। तो कह रहे क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा ने बताया कि अब उनका काम ना वहाँ सिटी में सेटल हो चुका है, तो उन्होंने हमें शहर बुला लिया। तो अब दादी और खुशवंत सिंह शहर चले गए, शहर वाले घर में रह रहे हैं। अब वहाँ जाते ही इनके जो रिलेशनशिप था वो थोड़ा बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि अब खुशवंत सिंह ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन ले लिया, और वहाँ जाने के लिए मोटर बस आती थी, वैन आती थी, उसमें बैठ के वो जाते थे। तो दादी उन्हें स्कूल तक छोड़ने नहीं जा पाती थी, तो थोड़ी सी दूरी बन गई। बट कह रहे ऐसा नहीं था, हमारा कमरा भी सेम था, हम रोज़ मिलते थे, और बहुत समय तक दादी मुझे रोज़ सुबह जगाती भी थी, तैयार भी करती थी, नहलाती भी थी, और स्कूल के लिए रेडी कर दिया करती थी। बट एक प्रॉब्लम हो चुकी थी। अब क्या कि वो ना दादी उनकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी। जैसे पहले तो जो है, अगर आप याद करो, यहाँ पे आते हैं टर्निंग पॉइंट मूविंग टू द सिटी ना, ये वाले नोट्स हम पढ़े। कह रहे पहले तो जैसे दादी को मैं वो मेरी पढ़ाई में हेल्प कर पाती थी, बट अब दादी मेरी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि अब उनका इंग्लिश मीडियम का सिलेबस हो गया था। कह रहे कभी कभी मैं स्कूल से आता था तो मुझसे पूछती थी क्या पढ़ा आज तुमने स्कूल में, क्या पढ़ के आए हो। तो मैं उन्हें बताता था कि कभी मेरे को आर्किमिडीज के लॉस पढ़ाए गए हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए हैं, ग्रेविटी के बारे में उन्हें बताता हूँ, मैंने उन्हें बताया अर्थ। तो ये सब चीज़ें उन्हें समझ में ही नहीं आती थी, और उन्हें बुरा लगता था कि वो मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर पा रही। अब क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के करिकुलम से उन्हें क्या पता था क्या हो ये सब, ठीक है। तो अब वो कह रहे एक दिन तो दादी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग गया जब मैं स्कूल से आई और मैंने उन्हें बताया कि मुझे तो स्कूल में म्यूज़िक के लेसन दिए जाने हैं। अब ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि देखो पुराने ज़माने में और कई जगहों पर ऐसा सोचा जाता था कि जो म्यूज़िक है ना वो हम अच्छे खानदान के लोगों के लिए नहीं होता है। तो जब उन्हें पता चला उनके पोते को स्कूल में म्यूज़िक के लेसन दिए जाने, कह रहे उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे कहा कि म्यूज़िक तो उनके अकॉर्डिंग किसके लिए था? म्यूज़िक बेगर्स और हैरल्ड्स करते हैं, बुक में लिखा है बेगर्स हो गए भिखारी एंड हैरल्ड्स आर प्रोस्टिट्यूट्स। तो ये उन लोगों का काम होता है, ये हमारे बच्चे को क्यों सिखाया जा रहा है? कहते दादी को लग गया उस दिन बुरा, और उसके बाद से तो दादी ने मुझसे ज़्यादा बातचीत ही नहीं करी। उसके बाद तो मतलब उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्हें काफ़ी अजीब लगता था दादी को कि कैसा सिस्टम हो गया स्कूलों का, ना भगवान जी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ना स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, किस टाइप की नॉलेज बच्चों को दी जा रही है। बट स्टिल ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ कहा, वो चुप हो जाती हैं, ठीक है। अब ऐसे ही वो बड़े होते रहे ऑथर, ठीक है, बड़े होते रहे। अब वो आ गए थे यूनिवर्सिटी के अंदर। अब जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं होता है एक बहुत बड़ा चेंज। उनके बीच में एक कॉमन लिंक था, वो भी टूट जाता है। व्हाट इज अ कॉमन लिंक बिटवीन देम, अगर तुम्हें याद हो तो कॉमन लिंक था गाइस उन दोनों के बीच में उनका अपना कमरा, इकट्ठे के कमरे में रहते थे ना। कह रहे अब वो भी हमारा लिंक टूट गया था, क्योंकि अब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने अपना एक अलग कमरा ले लिया पढ़ाई लिखाई के लिए। बट मेरी दादी, उन्होंने किसी बात पे नाराज़गी नहीं दिखाई, उन्होंने आराम से रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन दे दिया मतलब क्या हुआ? मतलब उन्होंने ये नहीं कहा क्यों गलत कमरा खड़े हो या समथिंग लाइक दैट। जैसे कई बूढ़े लोग होते हैं ना, वो कंप्लेंट करेंगे, गिले शिकवे जिसे हम कहते हैं, बोले कुछ नहीं। कह रहे वो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, और वो आराम से अपना उसके बाद से उन्होंने एक अपना अलग रूटीन बना लिया। वो पूरा दिन घर के आंगन में बैठी रहती थी, वरांडा जो होता है ना, बेड़ा, हर लैंग्वेज में अलग अलग बोला जाता है उसको, वहाँ बैठती थी और चरखा चलाती रहती थी, स्पिनिंग व्हील, और सुबह से लेकर शाम तक वो वही काम करती रहती थी। बस दोपहर में कुछ देर वो रुकती थी, जिस समय जितनी भी चिड़िया वगैरह होती थी ना उनके वहाँ पे, वो उनके पास आके बैठ जाती थी। जैसे वो विलेज में डॉग्स को खाना खिलाती थी, अब शहर में डॉग तो नहीं थे इतने ज़्यादा, तो अब वो चिड़ियाओं को खिलाती थी। कह रही वो ब्रेड लेती थी, छोटे छोटे टुकड़े चिड़िया को खिलाती थी। 100-150 चिड़िया ऐसे हमारे आंगन में आ जाती थी। कोई दादी के सर पर बैठ रही है, कोई हाथ पे बैठ रही है, कभी वो उन्हें शू करके हटाती भी नहीं थी, कुछ भी करने देती थी उनको, तो उनके साथ वो खेलती थी। वो आधे घंटे मेरी दादी के लाइफ के बेस्ट होते थे जब मैं बड़ा हो गया ना उसके बाद, क्योंकि मेरे को तो टाइम नहीं था इतना उनके लिए। तो कह रहे ऐसा रहा मेरा और मेरी दादी का बचपन। अब बचपन क्या, तो वो यूनिवर्सिटी में आ गए थे। अब खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मैंने डिसाइड करा कि मैं जाऊंगा अब्रॉड 5 साल के लिए अपनी हायर एजुकेशन के लिए। और कह रहे उस समय मैं डर गया, क्योंकि दादी की जो एज हो चुकी थी मेरी, उस समय पे तो 1 मिनट का भरोसा नहीं कब इंसान चल बसे। तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं अब मैं कभी वापस अपनी दादी को देख पाऊंगा या नहीं। जब मैंने दादी को बताया मैं 5 साल के लिए बाहर पढ़ने जा रहा हूँ, तो भी दादी ने कुछ नहीं दी, मतलब परेशानी दिखाई कि थोड़ा उन्हें बुरा लगे, अरे मेरा पोता इस उम्र में मुझे छोड़ के जा रहा है, क्या पता मैं आखिरी दिन उसे देख भी ना पाऊँ। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट दादी उनके साथ रेलवे स्टेशन तक उन्हें अब्रॉड जब वो जा रहे थे ना छोड़ने के लिए भी गई। कह रहे जब रेलवे स्टेशन पे भी गए तो उस दिन भी दादी जी ने जो है पूरा समय हाथ में उनके माला थी, वो ना चैंटिंग करती रहती थी। हर समय माला होती है ना, जैसे माला से वो चैंट कर रही थी। बस वो स्टेशन पे मुझे छोड़ने आई और जाते जाते बाय करते समय उन्होंने मुझे जोर की गले लगाया और मेरे मत्थे पे या फोरहेड पे मेरे एक किस करा। तो वो जो किस थी ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था, ऑथर बताते कि हमारा आखिरी कॉन्टैक्ट है, मतलब उन्होंने गिव अप कर दिया था। उन्हें लगा था शायद ही कभी मैं अब अपनी दादी से मिल पाऊंगा, क्या पता 5 साल में मुझे एक दिन वहाँ फोन आया कि दादी चली गई, ठीक है। बट कह रहे ऐसा नहीं हुआ।
5 साल बीत गए। 5 साल बाद मैं अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करके वापस आया और मैंने जब घर आके देखा तो दादी एज इट इज़ वैसे ही थी। मतलब ऐसा लग रहा था एक दिन ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई हो, जितना जब मैं छोटा बच्चा था उतनी बूढ़ी ना, बिल्कुल वैसी सेम टू सेम मेरी दादी लग रही थी। मैं आया, दादी ने मुझे हक करा। उसके बाद में पूरा दिन दादी नॉर्मल वैसी ही नहीं जैसे पहले रहती थी, सुबह से शाम तक चरखे पे बैठे रहना, चिड़ियाओं को खाना खिलाना, बिल्कुल सेम दादी का रूटीन हो रहा था। कुछ दादी में कह रहे चेंजेस नहीं आया। 5 साल होकर वापस भी आ चुके हैं वो पढ़ाई करके, तब भी हमारी दादी फिट एंड फाइन बिल्कुल वैसी ही थी। बट शाम को मैंने देखा कुछ अलग हुआ। क्या अलग हुआ? शाम को दादी जी ने क्या करा, अपने मोहल्ले की जितनी आंटियाँ होती है ना, जो गॉसिप क्वींस होती है, कह रहे उन सबको बुला लिया और एक ढोलकी सी ले ली। डायलपिटेटेड ड्रम लिखा है, फटा हुआ ड्रम एक टाइप से आप इसको कह सकते हो, ढोलक टाइप का जो होता है वो ले लिया और कह रही उसे बजाना शुरू कर दिया और नाचना गाना डांस करने शुरू कर दिए। और वो गाने गा रही थी वो जैसे वॉर के बाद में जब सोल्जर्स घर लौटते हैं तो वो वाले गाने गाए जाते हैं ना, कोई जीत के घर आता है जंग को, कह रहे वैसे गाने मेरी दादी ने गाने शुरू कर दिए। बहुत देर तक नाचती रही, गाती रही। हमने जाके उन्हें रोका, अरे बस कर दो, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, थक जाओगी। बट कह रहे वो नहीं रुकी, बहुत देर तक नाचना गाना वो करती रही। और कह रहे शायद इतने सालों में पहली बार ऐसा था कि मैंने अपनी दादी को प्रेयर करते हुए नहीं देखा, वरना तो वो माला लेके हर समय प्रेयर करती रहती थी। तो फर्स्ट टाइम इट वाज समथिंग लाइक दैट। बट कह रहे उन्होंने बहुत देर तक नाचना गाना और बहुत ही मजे करे दादी जी ने। ठीक है, अब कह रहे अगला दिन जब हुआ, मजे करके रात को दादी सब लोग एंजॉय करके गाने वाने गा के सब सो गए। कह रहे अब जब अगला दिन हुआ सुबह, तो दादी को हो चुका था फीवर और बहुत तेज फीवर था। तो उन्होंने उन्हें कहा कि आप रेस्ट करो और हम डॉक्टर को बुलाते हैं। तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं। अब डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, फीवर ही तो है, चला जाएगा। बट पता नहीं क्यों दादी जी को समझ में आ चुका था कि आज उनका आखिरी दिन है। यार हमने उन्हें बोला दादी को कि अरे कुछ भी नहीं है, आपका फीवर है, चला जाएगा। वो कहती नहीं, वो ना आराम से बिस्तर पे लेटी नहीं थी। उन्होंने कहा मुझे तुम प्रेयर करने दो, वैसे भी मेरे आखिरी दिन से कुछ घंटों पहले ही मैंने प्रेयर नहीं करी। उन्होंने कल डांस करा था ना शाम को और मज़े करे थे, सिंगिंग करी थी, कह रहे उस समय उन्होंने प्रे नहीं करी थी। तो दादी कहती है नहीं नहीं, मुझे समझ में आ गया है, अब मेरा आखिरी दिन हो चुका है, तो अभी मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है बातें करने में, मुझे मेरे भगवान का नाम लेने दो। ठीक है, तो कह रहे इन्होंने दादी ने ऐसा ही करा। वो वहीं बिस्तर पर लेटी रही और हम सब उनके आसपास में ही थे। उनके हाथ में उनकी रोजरी क्या होती है, जो माला होती है ना, वो थी और वो उसके साथ चैंटिंग कर रही थी। कुछ सेकंड ही हुए थे, हमें पता भी नहीं चला कब दादी जी के हाथ से माला गिर जाती है और उनके जो लिप्स चल रहे थे चैंट करते हुए वो चलने बंद हो जाते हैं और दादी जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इन दिस वे दादी जी चली जाती हैं। उनको मतलब समझ में आ गया था मेरा आखिरी दिन है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया? कहीं ना कहीं दादी वेट कर रही थी कि मेरा पोता 5 साल बाद लौट के आए और उन्होंने वेट करा। देखो अगले दिन ही वो चली गई। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि दादी चली गई। उसके बाद हमने क्या करा, उनकी डेड बॉडी को, जो बेड होता है ना, उससे नीचे ज़मीन पे रख दिया। हमारे हिंदू कस्टम्स के हिसाब से ऐसा ही होता है, डेड बॉडी को ज़मीन पे रख देते हैं। ठीक है, फिर हमने जो है दादी की बॉडी को ज़मीन पे रखा। थोड़ी देर हम सब ने शोक मनाया, वी क्राइड। एंड आफ्टर डैट जो है तब हम लोग दोपहर सी हो गई थी। उसके बाद हम जो है अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए चले गए थे। उन्होंने दादी की जो बॉडी थी उसको एक रेड कपड़े से ढक दिया था। रेड कपड़े से क्यों ढका था? क्योंकि जब शादीशुदा औरतों की जो है डेथ होती है ना, तो उन्हें रेड कपड़े से ढका जाता है। उनकी शादी हो चुकी थी ना, चाहे अब उनके दादा नहीं थे, बट शी वॉज मैरिड, तो उनको रेड कपड़े से ढक दिया। और कह रहे वहीं आंगन में उनकी जो बॉडी थी और हम लोग गए हुए थे सारा का सारा अंतिम संस्कार की तैयारी करने। तो कहते जब हम वापस आए दादी को ले जाने के लिए दाह संस्कार के लिए, तो हमने देखा वो सारी चिड़ियाँ जो रोज़ दादी से आके खाना मांगती थी वो वहाँ दादी की बॉडी के आसपास में बैठी हुई थी। हमें उनके लिए बुरा लगा कि अब इन्हें खाना खिलाने वाली तो चली गई। तो मम्मी ने मेरी क्या करा, खुशवंत सिंह जी की मम्मी ने छोटी छोटी ब्रेड के टुकड़े तोड़ के चिड़ियाओं के लिए डाल दिए। बट कोई भी चिड़िया ने उन टुकड़ों को देखा भी नहीं और वो बिल्कुल शांत बैठी थी। क्या तुम सोच सकते हो जानवर शांत बैठा हो? चिड़िया तो हर समय चींची करती रहती है। नहीं, वो दादी की बॉडी के सामने बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे वो भी शोक मना रही हो, वो भी रो रही हो कि हमारी दादी चली गई हैं। कह रहे फिर हम दादी जी को लेकर चले गए उनके अंतिम संस्कार के लिए। और अगला दिन जब हो गया, तब मैंने जब अपने पूरे बालकनी में आंगन में जाके देखा तो वो ब्रेड के टुकड़े वहीं पड़े थे। यानी कि वो स्पैरोज ने, वो चिड़ियाओं ने एक भी ब्रेड का टुकड़ा नहीं खाया, बिकॉज दे वर इन पेन कि उनकी दादी चली गई है। तो आप समझ सकते हो, मतलब एनिमल्स भी ऐसा पेन महसूस कर सकते हैं, चाहे हमें तो लगता है वो ना समझे, उन्हें कुछ नहीं पता, बट फिर ऐसा उन्होंने देखा। फिर कह रहे वो स्वीपर को मैंने देखा, उसने सारे ब्रेड क्रम्स हटा दिए और यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है एंड। तो देखा आपने कितनी प्यारी सिंपल सी स्टोरी है कि कैसे उनका बचपन दादी के साथ बीता, कैसे कैसे बड़े होते होते उन्होंने थोड़ा सा दादी पे कम ध्यान दिया, बट उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं करा, बिकॉज ऐसा ही चलती है दुनिया, उन्हें अपना करियर बनाना था। और दादी जी ने उनके आने का वेट करा। अगले दिन दादी जो है इस दुनिया से चली गई। तो ये नॉर्मल कहो, आप इसे मोस्ट अमेजिंग कहो, और एक रियलिस्टिक चैप्टर है। इसे पढ़ने के बाद तुम्हें अपनी दादी और नानी की याद जरूर आ गई होगी। ठीक है, तो अगर वो है तो उन्हें फोन कॉल जरूर कर लेना। चलो, तो विद दिस गाइस, अब ये वाले चैप्टर को हम कंप्लीट हो चुका है। ये सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, वहां से जाके नोट्स एक्सेस कर लो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, ऑल द स्टडी मटेरियल। मैंने क्लास 11 इंग्लिश की प्लेलिस्ट बना दिया है, जहां पे मैं आपको सब चैप्टर ऐसे ही बढ़िया अंदाज में पढ़ाने वाली हूँ, फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट लाइन। तो इस एक्सप्लेनेशन में हमारी एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर हो गई है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।